चलिए बात कर रहे हैं ईडी की बात और सीडी पर बिसात। छत्तीसगढ़ में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जो हुई है, इससे सियासी माहौल फिर से गरमाया हुआ है। ईडी ने सीएम के राजनीतिक सलाहकार ओएसडी समेत उनके करीबियों के यहां पर छापे मारे हैं और अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल के आरोप फिर से लगा रहे हैं तो बीजेपी सरकार को घेर रही है। इधर पूर्व सीएम रमन सिंह ने तो सट्टेबाजी के तार सीएम ऑफिस से जुड़े होने के आरोप तक लगा दिए और इसमें महादेव ऐप तक का जिक्र आ रहा है। ईडी की बात पर सीडी की बिसात भी बिछ गई है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान उछले सीडी कांड की गूंज इस बार भी सुनाई देने लगी है। चुनावी माहौल में सियासत में उबाल है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ के चुनावी माहौल में ईडी और सीडी पर सियासी उबाल है। ईडी ने भ्रष्टाचार के मामले में सीएम के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, ओएसडी मनीष बंछौर, आशीष वर्मा और कारोबारी विजय भाटिया के घर छापेमारी की। ये सभी सीएम भूपेश बघेल के करीबी हैं और जब इन पर कार्रवाई हो रही है तो प्रदेश कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर पुराना राग छेड़ दिया है। सीएम भूपेश बघेल राजनीतिक लाभ के लिए केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। भाई, राज्य सरकार इसके पहले भी महादेव ऐप में बहुत सारी कार्रवाई की और बहुत सारे लोग जेल में हैं, कुछ लोग बेल में भी हैं और जो मुख्य जो खिलाड़ी हैं जो देश के बाहर हैं उसके खिलाफ भी लुकआउट जारी कर दिया है। यदि ईडी को पकड़ना था ईमानदारी से तो वो जो बाहर में है उसको लाने की कोशिश करते हैं, तो आपने वो किया नहीं। आप तो ये देखें पॉलिटिकल एंगल कौन सा है, अधिकारी किस में फंस सकते हैं ताकि उसको चुनाव में उसको दबा के अपने पक्ष में काम करा सकें। ईडी ने हाल ही में महादेव ऐप से जुड़े लोगों के यहाँ छापेमारी की थी। इस कार्रवाई को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल के जिन करीबियों के यहाँ छापेमारी की है उनमें प्रमुख हैं उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा। ये वही विनोद वर्मा हैं जो 2017 में प्रदेश के तत्कालीन मंत्री की सेक्स सीडी कांड में जेल जा चुके हैं। रायपुर पुलिस ने उन्हें ब्लैकमेलिंग और उगाही के केस में गिरफ्तार किया था और बाद में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्हें सीएम ने सलाहकार बनाया। ईडी की छापेमारी पर विनोद वर्मा ने अपनी सफाई दी। जितना सोना मेरे घर में मिला वो 2005 में मैंने पहली बार सोना खरीदा था। मैं खरीदने लायक तभी हो पाया था और 2005 से 2023 तक जितना भी सोना खरीदा उसका एक एक का बिल मैंने प्रोड्यूस किया है। एक एक बिल, सिर्फ एक गहने को छोड़कर जो मेरी पत्नी को उसकी शादी में मिला था उसका बिल मेरे पास नहीं था। उसके अलावा पूरा बिल मैंने प्रोड्यूस किया। इसके बावजूद ईडी सारा गहना जब्त करके ले गई कि आप इसका पुख्ता सबूत नहीं दे रहे हैं कि ये गहना कहां से खरीदा। चंद्रभूषण वर्मा मेरा रिलेटिव नहीं है, दूर दूर तक मेरा रिलेटिव नहीं है। वो गया, सीबीआई ने भरपूर कोशिश कर ली, आके ये बोलते रहे कि आप उनका नाम ले लो, उनका नाम ले लो, उनका नाम ले लो। जब मैंने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला हूं क्योंकि मुझे पता है कि सीडी किसने बनवाई है, रमन सिंह ने बनवाई है। उनके ओएसडी सीडी देखने गए थे और उसको बंटवाया रमन सिंह जी ने था, उनके ओएसडी ने बंटवाया था। विनोद वर्मा के आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सीडी लहराते हुए कांग्रेस ने दिखाया था, इसमें भूपेश बघेल का हाथ है न कि बीजेपी का। ईडी की कार्रवाई पर भी रमन सिंह ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि अब तक भूपेश बघेल और उनकी सरकार का शराब घोटाला, कोयला घोटाला और चावल घोटाले में नाम था, लेकिन अब पता चला है कि सट्टे में भी सीएम ऑफिस के तार जुड़े हैं और ईडी की छापेमारी इसे साबित करती है। इन्हें मोटी रकम दी जाती है। उन्होंने कहा कि पैसे मुख्यमंत्री ऑफिस के लोगों के पास से जब्त किए जा रहे हैं। आज मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी तक भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार को हम शराब घोटाला में गिनते थे, कोयले घोटाले में गिनते थे, चावल घोटाला में गिनते थे। आज ये मालूम हुआ कि सट्टे में भी मुख्यमंत्री निवास का, मुख्यमंत्री ऑफिस जुट के तार जुड़े हुए हैं।
और ये तार जुड़े हैं, ईडी ने इस बात को साबित भी कर दिया है कि उनके तार कहां से कहां तक जुड़े हैं। मोटी रकम मंथली इनको दिया जाता था और ये पूरे प्रमाण और साक्ष्य के साथ ईडी इनके घरों पे गए हैं और प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। बयान जो दर्ज किए जा रहे हैं उस बयान में भी सारी बातें आ रही हैं। ये जब पैसा जब्त हो रहा है तुम्हारे पास हो रहा है। और आइए इस मसले पर आज करते हैं चर्चा। धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नलनीश ठुकने बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले धनंजय सिंह ठाकुर साहब, मैं आप ही के पास आता हूं। बहुत गंभीर मामला हो गया है, चुनाव की दहलीज पर खड़ा हुआ है प्रदेश और कई सारे आरोप बीजेपी लगा रही है, ईडी से लेकर सीडी तक। देखिए, सबसे पहली बात तो समझिएगा कि इस प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के आगे भारतीय जनता पार्टी अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रही है। यहाँ तक कि जो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सामना करके जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, अब नरेंद्र मोदी जी के चेहरा को भी उन्होंने किनारे कर दिया है। और ईडी, सीबीआई, आईटी तो भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन की तरह काम कर रहे थे। अभी अब मैं डॉक्टर रमन सिंह जी की वक्तव्य पर सुन रहा था कि ईडी ने पैसा जब्त किया है। भाई रमन सिंह जी बताए ईडी ने कितना पैसा जब्त किया है? ईडी जिनके घर छापा मार कार्रवाई की है उनके तो किसी प्रकार की रकम जब्त नहीं हुई है, तो रमन सिंह जी कैसे कह रहे हैं कि ईडी ने पैसा जब्त किया है? तो समझ में आता है ना कि ईडी की कार्यवाही का स्क्रिप्ट जो है भाजपा कार्यालय से लिखा जाता है और इस बात को ईडी के अधिकारी गोपनीय तौर पर कहते कि है, जिनके छापा मारने जाते हैं तो कहते हैं कि आप समझ रहे हैं कि हमारी मजबूरी क्या है। तो समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता का वोट लेने में असफल साबित हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में चेहरा नहीं है। भाजपा नरेंद्र मोदी जी का चेहरा भी सामने लाने के बाद भूपेश बघेल जी के सामने टकराने सक्षम साबित हो गए, इसलिए ईडी सीबीआई ला रहे हैं और ये भी असफल होंगे क्योंकि प्रदेश की जनता को पता है जब छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके ओएसडी हुआ करते थे, उन्होंने ही अपने एक मंत्री का सीटी बनाने का काम किया था। इस बात का खुलासा विनोद जी ने किया है और यही डॉक्टर रमन सिंह जी है जिन्होंने भूपेश बघेल जी के घर के जमीन को न पाने का काम किया था क्योंकि उस दौरान टकरा नहीं पा रहे थे कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी से। और यही नरेंद्र मोदी की सरकार है जो आज फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी जब राज्य सरकार से नहीं टकरा पा रही है तो इन केंद्रीय शक्तियों को बेचकर सिर्फ चरित्रहरण कर रही है ना। ईडी जितने का आरोप लगाती है उसका रिटर्न भी जब्त नहीं कर पाती। ईडी बोलती है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, तो ईडी देश की जनता को बताए ना कहां पर 2168 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। नलनीश ठुकने साहब बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनके पास चलते हैं। उनसे आप जो सवाल कर रहे हैं उनके पास चलते हैं, उन्हीं से जवाब मांग लेते हैं। नलनीश जी, धनंजय सिंह की तरफ से हर मामले पर सफाई दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि ये तो राजनीतिक विद्वेष है और इसीलिए ईडी हो या सीडी हो ये सब खेल इसीलिए चल रहा है। देखिए सर पुनीत जी, ये चोर मचाए शोर वाली कहावत को चित्तार्थ कर रहे हैं। ये कुछ महीने पहले भूपेश बघेल जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट ये था कि महादेव ऐप पे ईडी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। मेरे मित्र धनंजय जी को याद नहीं होगा लेकिन मैं याद दिला रहा हूँ, सब पेपरों की सुर्खियां भी बनी थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा था ईडी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, क्या हमारे भाजपा के नेता इन्वॉल्व नहीं करके ईडी कार्रवाई नहीं कर रही करके उन्होंने प्रश्न उठाया था, पेपर में सुर्खियां बटोरी थी। आज ईडी ने कार्रवाई कर दी है और उसके बाद अब इनका रंग बदल गया है। ये ऐसा कैसे राजनीति करते हैं भाई? आपने देखिए जब आप ये कह रहे हैं, एक मिनट नलनीश जी, जब आप ये कह रहे हैं तो अगर जो आरोप लग रहे हैं फिर कोई ये क्यों कहेगा कि ईडी कार्रवाई क्यों नहीं करती? फिर कोई ये क्यों कहेगा? क्योंकि प्रदेश में जो सरकार है उसकी पुलिस जो है वो जांच कर रही है और हम देख रहे हैं कि दुर्ग पुलिस लगातार महादेव ऐप से जुड़ी बहुत सारी चीजें एक एक करके निकाल रही है सामने, और फिर मुख्यमंत्री का ये कहना और फिर उसी पर घिर जाना। बस सुनिए ना सर, मेरी बात पूरी लग दीजिए। हाँ। आपने कहा कि दुर्ग पुलिस कार्रवाई कर रही है, पकड़ रही है, लेकिन ये पकड़ रहे किनको पकड़ रहे थे? ये छोटी मछलियों को पकड़ रहे थे। और क्यों इसके पीछे पकड़ने का क्या तर्क है? इसलिए तर्क है कि ये अपना कमीशन बढ़ा सके। अभी ईडी ने अपने प्रोसिक्यूशन डॉक्यूमेंट्स में कहा है कि ये छोटी मोटी कार्रवाई करके वसूली की रकम बढ़ा रहे थे। मतलब समझ रहे हैं इनका क्या दिमाग में चल रहा था शातिराना? ये छोटे लोगों पे कार्रवाई करके वसूली की रकम अधिक प्राप्त करना चाह रहे थे। आज वो स्पष्ट है कि ये कार्रवाई दिखावटी कार्रवाई थी। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि ईडी कार्रवाई क्यों नहीं करती महादेव पे, ईडी ने कार्रवाई कर दी। अब इनको पेट में दर्द हो रहा है। स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है और इन्हीं के लोग इतने बड़े बड़े अधिकारी जो हैं क्यों ईडी के कार्रवाई में फंसते हैं। 8 महीने से उप सचिव
जेल में, उनको आज तक जमानत नहीं मिली। कुछ तो कारण होगा ना, जमानत नहीं मिलने का। सवाल का जवाब मांग लेते हैं। धनंजय जी जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, 30 सेकंड में आपकी तरफ से जवाब, फिर नलिनी जी से फिर सवाल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ बात तो कहता हूं कि कहते हैं कि चोर मचाते हैं शोर। अरे चोर शोर नहीं मचाते नन्हे जी, चोर चुप रहते हैं। उदाहरण देना चाहूंगा, हम कुछ नहीं किए हैं, हमने कोई गड़बड़ नहीं किया, इसलिए हम प्रेस वार्ता करके जनता के बीच में नरेंद्र मोदी सरकार के चरित्र को रख रहे हैं, केंद्रीय सरकार को विरोध कर रहे हैं। और चोर बचाते शोर वाली बात जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी लागू होता है। आज देख लीजिए, जो उत्तर प्रदेश में महादेव ऐप के जो सटोरिया छिपे हुए थे, उसको छत्तीसगढ़ की पुलिस पकड़ने जाती है, तो योगी की पुलिस उन सटोरियों को संरक्षण देती है, छत्तीसगढ़ पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि महादेव ऐप का संगठन भाजपा पार्टी में बैठता है, आरएसएस का संचालन बैठता है, और महादेव के साथ भारतीय जनता पार्टी का है। ठीक है नलिनी जी ठीक है, आपका जवाब आ गया। धनंजय जी, नलिनी जी आप अपनी बात 30 सेकंड में पूरी कीजिए। और ये प्रमाणित होगा, ये यूपी पुलिस ने कब ऐसा कार्रवाई करने देना चाहिए, बताइए कहाँ है ये? चलिए ठीक है, कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है कि ये मामला बहुत गंभीर होने वाला है। चुनाव की दहलीज पर प्रदेश खड़ा हुआ है और बीजेपी की तरफ से सरकार को घेरा जा रहा है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि चोर शोर कौन मचा रहा है, कौन है चोर, ये सबको पता है, हम तो सफाई दे रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि हकीकत क्या है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में सियासत बहुत ज्यादा गरमाने वाली है और फिर से कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखना होगा आने वाले दिनों में इस मामले में होता है क्या। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ आज 5 के आज में इतना ही। नमस्कार।